स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स के बारे में बहुत सारी बातें मैंने आपको कल के लेक्चर में बता दिया। अब सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है मतलब जो इंटीग्रल फिक्स नहीं रहता है, जिसकी बहुत सारी वैल्यू आती है, अलग अलग वैल्यू आती है, उसको कहते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल। कल मैंने आपको प्रूफ भी करके बताया था इंडेफिनिट इंटीग्रल कैसे होता है। अब इस इंडेफिनिट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज है, तो चार प्रॉपर्टीज है ऐसे सिंपल सिंपल, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक प्रॉपर्टी है, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर इन द सेंस ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है ये एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस है या रेसिप्रोकल प्रोसेस है। इनवर्स या रेसिप्रोकल या अपोजिट का मतलब समझता है आपको, जस्ट अपोजिट है एक दूसरे से। इन द फॉलोइंग सेंस, डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखिए एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसका पहले आपने इंटीग्रेशन करे और फिर अगर उसका डिफरेंशिएशन ले लिए तो वही वाला फंक्शन आ जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल ए जैसे फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अगर ऐसा है तो अगर अपन इसको सॉल्व करें तो पहले cos x का इंटीग्रेशन करो और उसके सामने डी बाई, मतलब इसमें इंटीग्रेशन करना और फिर डिफरेंशिएशन करना। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये डी बाई डी एक्स को ऐसे ही रहने दो, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x होता है। अब साइन x के सामने डी बाई डी एक्स है, अब साइन x के सामने डी बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। देखो जो फंक्शन अपन ने लिए थे वही का वही फंक्शन आ गया। तो डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कहने का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस है या रेसिप्रोकल प्रोसेस है। पहले आपने जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करे उसी का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वही फंक्शन आ गया। ऐसे एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया। और एक रिजल्ट ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डेस ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये प्लस सी जो है ये कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कल मैंने आपको निकाल के बताया था कि एफ ऑफ एक्स के दो इंटीग्रेशन निकले थे। कल मैंने आपको निकाल के बताया कि एफ डेस ऑफ एक्स के दो इंटीग्रेशन निकले, एक निकला आपका एफ ऑफ एक्स और एक निकला एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस सी जो है इसका जनरल इंटीग्रल कहलाता है। मतलब सी के प्लेस पे 1 2 3 4 5 कांस्टेंट कोई भी वैल्यू रखते जाएंगे आप तो ढेर सारे इंटीग्रल आपको मिलते जाएंगे, इसलिए इसको इंडेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। जहां पर सी कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है या इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं। सिंपल प्रॉपर्टी है ये, आप ऐसे याद रख लेंगे इसको। एक प्रॉपर्टी और है, देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, टू इंडेफिनिट इंटीग्रल्स विद द सेम डेरिवेटिव। दो इंडेफिनिट इंटीग्रल है जिनका डेरिवेटिव सेम है, लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व एंड सो दे आर इक्विवेलेंट। वो सेम फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं और वो इक्विवेलेंट होते हैं। क्या बोल रहा है, टू इंडेफिनिट इंटीग्रल विद सेम डेरिवेटिव, दो इंडेफिनिट इंटीग्रल और उनका डेरिवेटिव सेम। देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, दैट इज डी बाई डी एक्स integration of f of x dx is equal to d by dx integration of g of x dx। देखना इसको समझना जरा, ये इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx ये किसी फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल है, और इधर इंटीग्रेशन ऑफ g of x dx ये भी किसी फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल है। इन दोनों का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ले लिया अपने दोनों के सामने, इधर भी और इधर भी, और ये बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो ये दो इंडेफिनिट इंटीग्रल का सेम डेरिवेटिव हो गया। अब अगर ऐसी कंडीशन रहती है तो ये सेम फैमिली ऑफ कर्व को इक्वल रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एफ ऑफ एक्स अगर एक कर्व है और जी ऑफ एक्स एक कर्व है तो दोनों कर्व आपकी इक्वल आ जाएंगे। तो कैसे होगा ये, देखो अब भी हमने पहली वाली प्रॉपर्टी आपको बताया कि यहाँ पे इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स और उसके सामने का डी बाई डी एक्स लगा हुआ है तो वही का वही फंक्शन आ जाता है एफ ऑफ एक्स। इसको अपन एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। इधर भी देखो ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये जी ऑफ एक्स डी एक्स और उसके सामने डी बाई डी एक्स है तो यही वाला फंक्शन जी ऑफ एक्स है। देखो ये दो इंडेफिनिट इंटीग्रल का सेम डेरिवेटिव था, इक्वल डेरिवेटिव था, तो वो सेम फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। आगे सेम, और ये इक्विवेलेंट भी है एक दूसरे की। ये वाली प्रॉपर्टी जो अपनी पहली वाली प्रॉपर्टी थी डी बाई डी एक्स
एफ ऑफ एक्स डी एक्स इजिकल टू एफ ऑफ एक्स, ये डी बाई डी एक्स को भी छोड़ दो, इंटीग्रेशन के साइन को भी छोड़ दो, ये डी एक्स को भी छोड़ दो, जो फंक्शन है यहाँ पे उसको लिख दो एफ ऑफ एक्स। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, डी बाई डी एक्स को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन के साइन को छोड़ दिया, डी एक्स को छोड़ दिया, ये एफ ऑफ एक्स है। ऐसे ही आपका डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स का ये सब छूट गया आपका, ये जी ऑफ एक्स आ गया। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो कर्व है, दोनों इक्विवेलेंट या इक्वल आ गए, और ये सेम फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर, एक प्रॉपर्टी ये होगी। और बताता हूँ मैं आपको, देखिए बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी थर्ड, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डी एक्स, सामने इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, अंदर दो फंक्शन प्लस में है, तो दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स। देखो दो फंक्शन अंदर है और सामने इंटीग्रेशन है, तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो बस। अब जैसे यहाँ पे दो फंक्शन है तो अपन ने दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करें, अगर तीन फंक्शन रहेंगे, जितने भी फंक्शन रहेंगे तो सबका इंटीग्रेशन आपको अलग अलग कर देना। और बीच में अगर प्लस का साइन है तो प्लस लगाओ, अगर मान लीजिए कभी यहाँ बीच में माइनस का साइन रहता है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स रहता है, तो यहाँ पे माइनस है। जितने ही फंक्शन जैसे डिफरेंशिएशन में होता है डी बाई डी एक्स, सबका डी बाई डी एक्स अलग अलग ले लेते, जो साइन रहता है वो, ऐसे इंटीग्रेशन में भी सबका इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेंगे और जो साइन रहेगा वो साइन देंगे, सिंपल प्रॉपर्टी है। और बताता हूँ, देखिए 4 नंबर की प्रॉपर्टी, फॉर एनी रियल नंबर के कोई रियल नंबर मतलब कोई भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के इनटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखो इंटीग्रेशन के साइन के अंदर एक कांस्टेंट के है, फिर फंक्शन एफ ऑफ एक्स और ये डी एक्स है, तो क्या होता है इसका जब इंटीग्रेशन करते थे, ये जो कांस्टेंट के रहता है ये सामने आ जाता है, और इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स बिल्कुल सिंपल है, जैसा डिफरेंशिएशन में करते हैं अपन, तो कांस्टेंट सामने आ जाता है और फंक्शन का डी बाई डी एक्स लेते हैं, ऐसे ही कांस्टेंट सामने आ जाएगा और फंक्शन का इंटीग्रेशन देंगे। फंक्शन ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 ABCD कुछ भी, एक्स को छोड़ के जो भी रहेगा तो सब कांस्टेंट रहेंगे, वो सामने आ जाएगा और फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। तो k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स बोलो या इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स बोलो, कोई भी नंबर के साथ में किसी फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन और उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट को बाहर कर दो और फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो। एक प्रॉपर्टी और है आपकी सिंपल सी, देखिए 5th नंबर की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज 3rd and 4th कैन बी जनरलाइज्ड टू अ फैमिली to a finite number of functions f1 f2 dot dot fn and real numbers k1 k2 dot dot kn given। देखो ऐसा है कि जो 3rd और 4th प्रॉपर्टी, f1 f2 f3 ऐसे फंक्शन रहेंगे, कहाँ तक, n तक के रहेंगे, और k1 k2 k3 ये सब रियल नंबर रहेंगे, तो इन सबके सामने इंटीग्रेशन का साइन लगा, अंदर देखो k f1 x, k f1 ऑफ x प्लस k1 f1 ऑफ x प्लस k2 f2 ऑफ x प्लस f2 डॉट डॉट kn fn ऑफ x dx, ये सबके सामने इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, तो सबका इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो। देखो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कांस्टेंट सामने लिख दी, और इंटीग्रेशन ऑफ f1 ऑफ x dx, फिर ये k2 कांस्टेंट है इसको सामने कर दो और f2 ऑफ x का इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन f2 ऑफ x dx प्लस जितने भी फंक्शन रहेंगे सबको अलग अलग कर लो, और लास्ट वाला ये kn कांस्टेंट है सामने आ जाएगा, और फंक्शन का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन fn ऑफ x dx, बीच में प्लस के साइन है तो प्लस लगा दो, माइनस के साइन है तो माइनस लगा, कांस्टेंट सामने आ जाएगा और फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये चौथी प्रॉपर्टी। इसके पहली वाली 3rd वाली प्रॉपर्टी क्या थी, जितने भी फंक्शन है प्लस या माइनस में सबका इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है ये 3rd और 4th का, ठीक है। बीच में माइनस के साइन रहेंगे तो आप माइनस लगा दो, अगर बीच में कभी माइनस रहेंगे यहाँ तो आप माइनस लगा दो, प्लस रहेंगे तो प्लस, माइनस रहेंगे तो माइनस। तो ऐसी ये सिंपल सिंपल 5 प्रॉपर्टी थे। हम चाहते हैं पांचों प्रॉपर्टी को आप प्रूफ भी करके बता सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है इसको प्रूफ करने की, और सिर्फ टाइम लगेगा उसको करने में और कुछ नहीं। इसका मतलब अपने को यूज करना है क्वेश्चन में, इतनी कोई खास वो नहीं है, इसलिए मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा, और नहीं तो मैं प्रूफ भी करके बता सकता हूँ आपको, ठीक है भाई। तो आपको समझ में आ गई पांचों प्रॉपर्टी, अब आपको इनको क्वेश्चन में अप्लाई करना। एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट एक्सरसाइज है आपके इंटीग्रेशन की, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल। इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं या एंटी डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं, कल की क्लास में बता चुका हूं मैं सब कुछ। ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के थ्रू आपको इनका एंटी डेरिवेटिव या इनका इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है इनका। अब नाम आ रहा है एक मेथड का, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। देखिए मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मतलब केवल आपको ऑब्जर्वेशन के थ्रू, केवल आपको ऑब्जर्वेशन के थ्रू गिवन फंक्शन का इंटीग्रल लिखना है। जैसे
कल बता रहे थे आपको डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है। तो बाय इंस्पेक्शन, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से अपन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा। ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ही है। लेकिन ये जो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है। मतलब ये अगर कोई सिंपल टाइप का फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आपको पता है या उसके आसपास का डेरिवेटिव के बारे में आपको कुछ मालूम है तो आप इंस्पेक्शन के थ्रू उसका इंटीग्रल लिख सकते हैं। लेकिन कोई ऐसे फंक्शन आएंगे जिसका डेरिवेटिव की अपने को कोई आइडिया नहीं रहती, वो सॉल्व करने के बाद पता चलता है, डिफिकल्ट फॉर्म में रहता है, तो फिर वहां पर मेथड ऑफ इंस्पेक्शन जो है वो अप्लाई नहीं की जा सकती है। उसको इंटीग्रेट करने के लिए दूसरी मेथड्स का अपन यूज करेंगे। बहुत सारी मेथड्स आपको आएगी। तो अभी हमको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये 5 क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन में आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से सॉल्व करके बताता हूँ। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन सिर्फ जो सिंपल टाइप के क्वेश्चन है उसी के लिए एप्लीकेबल है, डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन में ये अप्लाई नहीं होगी। आप कर ही नहीं सकते मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से इंटीग्रेशन। तो सिंपल टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जिसका डिफरेंशिएशन अपने को मालूम रहता है, उसको हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में कभी लिखा आ गया कि आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करना है तो फिर आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से ही करना है, दूसरी किसी भी मेथड्स को आपको अप्लाई नहीं करना। आप मेथड अप्लाई करोगे, आंसर तो करेक्ट आ जाएगा लेकिन मार्क्स आपके 0 हो जाएंगे। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का हम तभी यूज करेंगे जब लिखा रहेगा, अदरवाइज दूसरी मेथड्स अपने पास में है, क्योंकि उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है। मतलब उतनी ज़्यादा इसका जो क्राइटेरिया है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये सारे फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। बस थोड़े से कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस को ये ट्रीटमेंट दे सकती है, मतलब उसी की अपन वैल्यू निकाल सकते, बाकी ज़्यादा क्वेश्चन इससे सॉल्व नहीं होंगे। मैं बताता हूँ आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन करना आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से ही है। ये 5 क्वेश्चन, इसमें इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है और मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है कुछ नहीं, बस आपको ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसका इंटीग्रेशन लिखना है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, मैं एक एक क्वेश्चन लेते जाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन 2x, साइन 2x का इंटीग्रल या इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करना है बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। तो मैं पहले लिख देता हूँ नाम, बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब केवल ऑब्जर्वेशन। तो अब देखो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में आपको क्या करना है कि एक चीज सोचना है। अब क्या चीज सोचना है कि हमको साइन 2x का इंटीग्रेशन चाहिए या इंटीग्रल चाहिए। तो ऐसे ही ओरली सोचो, एग्जैक्ट नहीं कि साइन 2x अपन किस किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने को साइन 2x मिलेगा। एग्जैक्ट नहीं, अगर अपन cos 2x को डिफरेंशिएट करें तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन 2x मिल जाएगा। मतलब एग्जैक्ट साइन 2x नहीं मिल रहा अपने को, लेकिन अपन माइनस साइन 2x को मैनेज करके साइन 2x बना लेंगे। तो क्या सोचना है आपको कि ये जो फंक्शन का वो इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रहा है किसके थ्रू, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के थ्रू। तो आपको ये सोचना है, ऐसी ओरली सोचना है कि ये जो फंक्शन है अपन किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये अपने को मिल सकता है या मिलेगा। cos 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो sin 2x आ जाएगा उसके अंदर। तो बस आपको उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेना। तो d बाई डी एक्स, ये cos 2x ले लिया मैंने, ये सोच के लेना है, आप दिमाग चलाना है थोड़ा सा, और कितना दिमाग चल रहा है उसमें ये आपको समझ में आ रहा है। साइन 2x किसके डिफरेंशिएशन में आएगा, cos 2x के डिफरेंशिएशन में आएगा। तो मैंने d बाई डी एक्स cos 2x लिख दिया। अब इसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब डिफरेंशिएशन आप पढ़ के आ रहे हैं, cos x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर 2x है, तो 2x पे x कंसीडर करें तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस साइन 2x आ जाएगा, और फिर 2x को फिर से करना पड़ेगा तो 2x का 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन 2x हो गया ये पहले, और 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम, d बाई डी एक्स cos 2x इज इक्वल टू, ये -2 को सामने ले लो, इनटू साइन 2x। देखो आ गया साइन 2x, यहाँ पर अपने को ये साइन 2x का इंटीग्रेशन करना, तो आप केवल साइन 2x को यहाँ पे छोड़ दो, बाकी का जो -2 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर करो, ये हो जाएगा -1/2 हो जाएगा इधर आके, d बाई डी एक्स 2x इज इक्वल टू साइन 2x को ही रहना। अभी यहाँ देखो d बाई डी एक्स कॉस 2x है और सामने -1/2, तो इस -1/2 को अगर अपन d बाई डी एक्स के अंदर कर दें और जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/2 कांस्टेंट सामने आएगा और cos 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये -1/2 को cos 2x के साथ अंदर कर लो d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा
डी बाई डी एक्स माइनस 1/2 कॉस 2x, ऐसा हो। देखो आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/2 सामने आ जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉस 2x इज इक्वल टू साइन 2x। यहां तक समझ में आ रहा? अब देख, बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में अपन डायरेक्ट, अपने को इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मालूम है, ये इसका डेरिवेटिव ये है, तो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो ये वाला फंक्शन अपने को मिल जाएगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल या बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन से हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला फंक्शन आपको मिल जाएगा। बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल लिखो या इंटीग्रेशन लिखो, बात ही की, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 2x dx इज इक्वल टू -1/2 इंटू कॉस 2x। देखो इसको जब इंटीग्रेट करें, ये इंटीग्रेशन का साइन लगा, साइन 2x और ये dx लगाना है, मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा -1/2 cos 2x। अब आपको ये भी बताया गया है कि किसी भी फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो उसका जो इंटीग्रल आएगा उसमें आपको एक कांस्टेंट c प्लस करना है, तो प्लस c और लगा देंगे। ये है आपका कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या कांस्टेंट आप इंटीग्रेशन करते हैं, ये लगाना जरूरी है, आखिरी में फाइनल आंसर में लगाना है। तो साइन 2x का मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से जो इंटीग्रेशन आया वो -1/2 cos 2x और प्लस, जैसे किसी ने ये c नहीं लगाया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि -1/2 इंटू कॉस 2x, ये इनविजिबल रूप से यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, लेकिन आपको लिखना है। कभी कभी ये सी नहीं लिखने की वजह से कोई मार्क्स काट लेता है। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूरी है। क्यों क्यों जरूरी है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन? ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसलिए जरूरी है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। इनडेफिनिट मतलब इसका इंटीग्रल फिक्स नहीं है, इसकी एक वैल्यू नहीं आएगी, इसकी ढेर सारी वैल्यू आएगी, इन्फिनिट वैल्यू आएगी। अब c की वैल्यू 1 रखेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका, इंटीग्रल हो जाएगा -1/2 cos 2x प्लस 1। 2 रखेंगे तो और एक इंटीग्रल मिल जाएगा, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, और कांस्टेंट आपको सिर्फ c लिखना है। अगर किसी क्वेश्चन में कांस्टेंट कभी -c आ जाए, c² आ जाए, 1/2c आ जाए या c³ आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसको आपको +c लिख देना है और ब्रैकेट में लिख देंगे कि जिस चीज को आपने रिप्लेस करके +c लिखे। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, -1/2 cos 2x, और ये +c आपको लगाना है। ये है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। तो ये है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ऐसे करना है आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब पूरे का पूरा डिफरेंशिएट करना है आपको, और इंटीग्रेशन की जो डेफिनेशन है कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये वाला फंक्शन हो जाएगा, बस। सेकंड क्वेश्चन है cos 3x। सेकंड क्वेश्चन है cos 3x। हमको इसका इंटीग्रल या इसका एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। तो पहले लिख लो, बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, बाय मेथड इंस्पेक्शन। अब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि cos 3x अपन किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos 3x मिल सकता है अपने। sin 3x का यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos 3x मिलेगा। तो ले लो d बाई डी एक्स साइन 3x इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करो, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो ये cos 3x हो जाएगा पहले, और 3x का फिर से करेंगे तो 3 हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं आप d बाई डी एक्स, ये साइन 3x को ऐसे रहने दो, इज इक्वल टू 3 इंटू कॉस 3x। अब देखिए अपने को cos 3x का इंटीग्रेशन निकालना है, तो यहाँ केवल cos 3x को रहने दो, ये 1/3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर कर लो, तो हो जाएगा 1/3 इंटू डी बाई डी एक्स साइन 3x इज इक्वल टू कॉस 3x। अब ये 1/3 को डी बाई डी एक्स के अंदर रख दो, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/3 सामने आ जाएगा, और साइन 3x का डी बाई डी एक्स होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम डी बाई डी एक्स 1/3 इंटू साइन 3x इज इक्वल टू कॉस 3x। अब देख ये आ गया एग्जैक्टली cos 3x के इक्वल। तो अब इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाए तो ये वाला फंक्शन आपको मिल जाए। बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल की डेफिनेशन से इंटीग्रेशन ऑफ या इंटीग्रल ऑफ cos 3x
dx इज इक्वल टू 1/3 साइन 3x। ये तो आपने इसका इंटीग्रल लिख दिए और एक कांस्टेंट लगा दो प्लस सी। बस यही आपका फाइनल आंसर। cos 3x का इंटीग्रल जो है 1/3 टाइम्स साइन 3x प्लस सी। ये है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे इसके अंदर, सिर्फ डेफिनेशन को यूज कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन का यूज कर रहे हैं। इसी का नाम है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब केवल अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, ऑब्जर्वेशन के बेस पे ये लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, e रेस टू द पावर 2x। ये एक फंक्शन दिया हुआ e रेस टू द पावर 2x, इसका इंटीग्रल या इसका एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। तो बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में अपने को ये सोचना रहता है कि ये जो e रेस टू 2x है, ये अपन किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा। तो e रेस टू 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e रेस टू 2x मिलेगा। d by dx e रेस टू द पावर 2x इज इक्वल टू e रेस टू द पावर 2x इंटू 2 हो जाएगा। देखो e रेस टू 2x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले e रेस टू 2x आएगा, 2x का फिर से करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब अपने को इधर e रेस टू 2x चाहिए, ये 2 को सामने लिख लो पहले। d by dx e रेस टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू e रेस टू द पावर 2। डायरेक्ट ये वाली स्टेप भी लिख सकते हैं आप, मैंने ये लिख दिया। अब अपने को इधर e रेस टू 2x चाहिए, केवल इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर नीचे ले आओ। which implies 1/2 d by dx e raised to the power 2x is equal to e raised to the power 2x। अब ये वाले 1/2 को d by dx के साथ अंदर कर दो, d by dx 1/2 e raised to the power 2x is equal to e raised to the power 2x। अब देखो बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से इंटीग्रेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर इस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन लेंगे तो ये वाला फंक्शन है। बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल, तो इंटीग्रल की डेफिनेशन से इंटीग्रेशन या इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर 2x dx इज इक्वल टू ये वाला फंक्शन 1/2 इंटू e रेज़ टू द पावर 2x। अब ये इंटीग्रेशन हो गया, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगा दो c। बस यही आपका आंसर होगा 1/2 e रेज़ टू 2x प्लस c। ये हो गया इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव या एंटी डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, ax प्लस बी होल स्क्वायर। इसको भी हमको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से इसका इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में ये सोचो कि ax प्लस बी का स्क्वायर अपन किस क्वांटिटी किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ax प्लस बी की पावर 2 मिलेगी। डिफरेंशिएशन में पावर सामने आ जाती है, एक पावर कम हो जाती थी, ax प्लस बी का स्क्वायर चाहिए अपने को, तो ax प्लस बी का क्यूब का यदि अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 सामने आएगा, एक पावर कम होगी तो ax प्लस बी की पावर 2 हो जाएगी और अंदर वाले का फिर से करें तो ax प्लस बी की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करने से ये मिल जाएगा। तो d बाई डी एक्स ax प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 सामने आएगा, एक पावर कम होगी तो ax प्लस बी का स्क्वायर होगा और अंदर वाले का फिर से करना पड़ेगा तो ax का a हो जाएगा और b का 0 हो जाएगा इनटू a। या इसको और ऐसा लिख देते हैं d बाई डी एक्स ax प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू 3a इंटू ax प्लस बी होल स्क्वायर। अब अपने को इधर केवल ax प्लस बी होल स्क्वायर चाहिए, इसको यही रहने दो, ये 3a को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, हो जाएगा 1/3a d बाई डी एक्स ax प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ax प्लस बी होल स्क्वायर। देखो आ गया आपका ax प्लस बी होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अभी एक मिनट, ये 1/3a को d बाई डी एक्स के अंदर कर लो पहले एक स्टेप में। तो विच एम्प्लाइज d बाई डी एक्स
1/3a इंटू ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। देखिए ऐसा लिख दिया मैंने इसको 1/3 इधर कर दिया, एक्स प्लस बी की पावर थी, ये डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/3 सामने आ जाएगा और इसका डी बाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, तो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन से इसका इंटीग्रेशन ये वाला फंक्शन हो जाएगा। बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल की डेफिनेशन से इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा 1/3a इंटू ए एक्स प्लस बी होल क्यूब, ये इतना आ गया इंटीग्रेशन, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लगा दें, बस यही आपका आंसर है। ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन या उसका इंटीग्रल या उसका एंटी डेरिवेटिव 1/3a टाइम्स ए एक्स प्लस बी होल क्यूब प्लस सी लगाना है, ठीक है। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई क्वेश्चन अगर इस पे आ जाए तो आप कर सकते हैं। सिर्फ एक ही ट्रिक यूज करना है कि जो फंक्शन का इंटीग्रल बोल रहा है वो किसके डिफरेंशिएशन में आएगा, उसका डी बाई डी एक्स लेके सॉल्व कर दो बस। चलिए देखिए 5th नंबर का आखिरी क्वेश्चन है, sin 2x माइनस 4 e रेज़ टू द पावर 3x। इस फंक्शन का इंटीग्रल कैलकुलेट करना है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से, बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब देखिए मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में, अब ये sin 2x माइनस 4 e रेज़ टू 3x, तो अब ये दोनों का डिफरेंशिएशन एक साथ में, तो अपने को नहीं पता है कि किसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोनों आ जाएंगे। अपन कौन सा ऐसा फंक्शन लेंगे जिसको डिफरेंशिएट करेंगे एक साथ में तो ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, दो अलग अलग बार इसको सॉल्व करेंगे। पहले sin 2x किसके डिफरेंशिएशन में आता है, उसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, और फिर 4 e रेज़ टू माइनस 3x किसके इंटीग्रेशन में आता है, किसके डिफरेंशिएशन में आता है, उसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पे उसको एक साथ में रख के इस पूरे की वैल्यू निकाल, पूरे का इंटीग्रेशन निकाल। तो पहले ये sin 2x, सोचो कि sin 2x किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sin 2x आएगा cos 2x को, तो d बाई डी एक्स cos 2x इज इक्वल टू, cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin 2x हो जाएगा पहले, और 2x का फिर से करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं आप d बाई डी एक्स cos 2x इज इक्वल टू, ये -2 को सामने कर दिए, इंटू sin 2x, अपने को केवल sin 2x चाहिए यहाँ पे, तो ये -2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये -1/2 डी बाई डी एक्स cos 2x इज इक्वल टू, इधर sin 2x बचा, ये -1/2 को डी बाई डी एक्स के साथ अंदर कर दो, विच एम्प्लाइज डी बाई डी एक्स -1/2 cos 2x इज इक्वल टू sin 2x। अब देखो इधर sin 2x आ गया है, तो अब इंटीग्रेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो ये वाला फंक्शन है, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल की डेफिनेशन से इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx इज इक्वल टू -1/2 cos 2x। देखो ऐसा आ गया, ये वाला फंक्शन आ गया। अब इसमें कांस्टेंट लगाना है तो प्लस C1 लगा, देखो मैंने C नहीं लगाया, C1 लगाया। C1 इसलिए लगाया कि अभी एक फंक्शन और है अपना, उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें C2 लगाएंगे, और आखिरी में जब C1 C2 दो कांस्टेंट आएंगे तो दोनों को एक ही कांस्टेंट C से रिप्लेस कर देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे C1 लिया। अब ये तो आ गया sin 2x का इंटीग्रेशन। अब ये e रेज़ टू 3x कर ले लो। अब सोचो कि e रेज़ टू 3x किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e रेज़ टू 3x आएगा, ऑल्सो d बाई डी एक्स, e रेज़ टू 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e रेज़ टू 3x आएगा, e रेज़ टू 3x इज इक्वल टू, e रेज़ टू 3x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू 3x, और 3x को फिर से करेंगे तो 3, क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स
ई रेस टू थ्री एक्स इज इक्वल टू 3 को सामने लिख लो, 3 इंटू ई रेस टू थ्री एक्स। अपने को ई रेस टू थ्री एक्स 4 चाहिए, तो पहले ये 3 को इधर कर, 1/3 हो जाएगा डी बाई डी एक्स ई रेस टू थ्री एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर 3x। अब देखो ये ई रेस टू 3x आ रहा, अपने को 4 चाहिए, माइनस रहने दो, वैसे ही 4 चाहिए, तो दोनों साइड में 4 का इंटू कर लेते हैं, तो ये 4/3 हो जाएगा डी बाई डी एक्स ई रेस टू थ्री एक्स इज इक्वल टू 4 ई रेस टू थ्री एक्स। देखो मैंने पूरा 4 ई रेस टू थ्री एक्स बना लिया। अब ये 4/3 को डी बाई डी एक्स के साथ अंदर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स 4/3 ई रेस टू थ्री एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू ई रेस टू थ्री एक्स। अब देखो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल की डेफिनेशन से इंटीग्रेशन ऑफ 4 ई रेस टू थ्री एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 4/3 ई रेस टू थ्री एक्स और प्लस एक कांस्टेंट लगा दो C2। C1 अपन ने पहले लगा लिए थे, इसलिए यहाँ C2 लगा। अब देखो ये दोनों निकल गए आपके, इसका भी इंटीग्रेशन निकल गया, इसका भी निकल। अब ये पूरा ले लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट इन दोनों की हेल्प से लिखते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4 ई रेस टू 3x dx इज इक्वल टू, इसका अलग इंटीग्रेशन ले लो, अभी जो प्रॉपर्टी बताया था इसमें 4 को सामने कर देते हैं, ये 4 पूरा माइनस रहेगा, इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं। ये इंटीग्रेशन sin 2x dx माइनस को ऐसे रहने दो 4 ई रेस टू 3x और ये dx। देखो अलग अलग इंटीग्रेशन के साइन लगा, इसका इंटीग्रेशन अलग और इसका इंटीग्रेशन अलग। अब इसकी वैल्यू भी है अपने पास में ये वाली, और इसकी वैल्यू भी है अपने पास ये वाली, दोनों वैल्यू रख देते हैं। तो विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx क्या है, -1/2 cos 2x प्लस C1 -1/2 cos 2x प्लस C1 माइनस इंटीग्रेशन 4 ई रेस टू 3x dx की वैल्यू ये निकाले अपन ने, आ गई ये 4/3 ई रेस टू 3x प्लस C2, ब्रैकेट में ले लो उसको, तो 4/3 ई रेस टू 3x प्लस C2 ऐसा है। ये ब्रैकेट खोल देते हैं, इसमें माइनस साइन का इंटू कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये -1/2 cos 2x प्लस C1 और ये माइनस का इंटू करेंगे तो -4/3 ई रेस टू 3x और माइनस C2 हो जाएगा। अब देखिए कांस्टेंट ये तो आ गए कांस्टेंट C1 माइनस C2 आ रहा, तो ये C1 प्लस का आ रहा, C2 माइनस का, तो C1 माइनस C2 दोनों को इकट्ठे लिखते हैं और उसके प्लेस पे केवल C लिखते हैं, विच इज इक्वल टू ये -1/2 cos 2x -4/3 ई रेस टू 3x प्लस C1 माइनस C2। अब देखो कांस्टेंट क्या आ रहा है, C1 माइनस C2 आ रहा है, तो एक कांस्टेंट में से दूसरे कांस्टेंट को माइनस करें तो एक ही कांस्टेंट मिलेगा, तो आपको कांस्टेंट केवल एक ही लिखना है C, तो मैं इस C1 माइनस C2 को C लिख देता हूँ, विच इज इक्वल टू -1/2 cos 2x -4/3 ई रेस टू द पावर 3x और प्लस C। यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं पोर्ट C1 माइनस C2 इज इक्वल टू C। देखिए ये C1 माइनस C2 को मैंने C से रिप्लेस कर दिया, कांस्टेंट आपको केवल C लिखना है, तो अपना इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या आ गया, -1/2 cos 2x -4/3 ई रेस टू 3x प्लस C आपको केवल एक ही लिखना है, दो कांस्टेंट नहीं लिखना है, और कांस्टेंट हमेशा प्लस C लिखना है। अगर कभी माइनस C भी आ जाए तो भी उसको रिप्लेस करके प्लस C लिख देंगे और ऐसा पुट करके लिख देंगे ब्रैकेट में, इससे पता चलेगा कि C1 माइनस C2 को C रखा गया। ये आपका आंसर होगा। देखिए दो क्वेश्चन एक साथ में आ गए थे इसमें, इसलिए बड़ा हो गया, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कभी साथ में आ जाए तो आप उसको ऐसा अलग अलग करके कर दे, और कांस्टेंट जो भी आएंगे आपके उसको आखिरी में C से रिप्लेस करना बस। तो मेरे ख्याल से आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन अब समझ में आ गई होगी, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मेथड ऑफ इंस्पेक्शन पे
कर सकते हैं आप।